जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एएनजी लॉ एसोसिएट्स के सोशल मीडिया आउटरीच प्रोग्राम पे, जहां हम ठाकुर शिवाजी सिंह स्मृति सेवा संघ मंच के सामाजिक सरोकारों के उद्देश्यों को निहित करते हुए एएनजी लॉ एसोसिएट्स ब्रेन चाइल्ड ऑफ एडवोकेट गौरव गौतम एंड वॉइस फॉर न्यू इंडिया अजीत एम्ड एट क्रिएटिंग एन एम्पावर्ड सोसाइटी थ्रू क्रिएटिंग लीगल अवेयरनेस, न्यायिक जागरूकता फैलाकर सशक्त समाज के निर्माण के उद्देश्य के साथ आज संविधान की समझ सशक्त भारत की ओर व्याख्यान माला में की श्रृंखला में आपके बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें कन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएफपी मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में जो आपसी कन्फ्लिक्ट और उसके बाद जो एक सेटल्ड वर्जन आया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट 1980 में मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, उन सारी चीज़ों को आपके बीच में बहुत ही सहज और सरल भाषा में रखने के उद्देश्य के साथ मैं आपके बीच फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार यानी पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 से 35 जस्टिफिएबिलिटी इन नेचर if any of the provision of the fundamental right is contravened is not implemented you can approach। आप जस्टिफिएबिलिटी का मतलब यही है कि कहीं भी किसी भी अगर मौलिक अधिकारों के बात और रूपरेखाओं का पालन नहीं होगा तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट इसको आपको इंश्योर कराएगी। यहाँ तक कि इतना इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमेसी दिया हुआ है कि आर्टिकल 32 इन द फंडामेंटल राइट इज इन इटसेल्फ राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज अ फंडामेंटल राइट दोस्तों, और हमारे हाई कोर्ट्स में आर्टिकल 226 के थ्रू आप इनको इंश्योर करा सकते हैं दोस्तों। और डीपीएफपी जहां डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो एक गाइडलाइन है स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को कि दे शुड फॉलो द पर्टिकुलर प्रिंसिपल इनटू देयर गवर्नेंस मॉडल। तो ये जो पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51 में कवर है, ये नॉन जस्टिफिएबल है, यानी मीन्स कि अगर स्टेट कंसर्निंग गवर्नमेंट किसी भी डीपीएफपी के प्रिंसिपल्स को अपने पॉलिसी मेकिंग में अगर इम्प्लीमेंट नहीं करता है, इन्वॉल्व नहीं करता है, तो यू कैन नॉट अप्रोच टू द कोर्ट फॉर दैट पर्टिकुलर एक्शन, यानी आप न्यायालय में जाके उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के मिसिंग को इंश्योर नहीं करा सकते हैं, इन्फोर्सिएबल नहीं करा सकते हैं। तो जस्टिफिएबिलिटी और नॉन जस्टिफिएबिलिटी के आधार पे इन दोनों का कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ दोस्तों, और इसी कन्फ्लिक्ट के कारण सुपरमेशी और इन्फीरियरिटी की लड़ाई चली इन दोनों पहलुओं के बीच में। आपको बता दूं कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस चल रहा था तो मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर आल्सो अकीन लाइक द फंडामेंटल राइट डीपीएफपी को भी जस्टिफिएबल बनाया जाए, लेकिन देश अभी गुलामी से निकला था, एक कॉलोनियल पावर के एक्सप्लॉइटेशन से निकला था, तो राज्य के पास उतने रिसोर्स नहीं थे कि डीपीएफपी की जस्टिफिएबिलिटी को वो एग्जैक्टली रिस्पॉन्ड कर सके। तो इन्हीं सारे कारणों के बाद इसको एक आगे आने वाले अवसरों में जब ये राज्य हमारा विकास करेगा, देश हमारा विकास करेगा, तो इसको हम जस्टिफिएबल बना देंगे, लेकिन अभी तक हमारा देश शायद विकास नहीं कर सका है, इसलिए इसको जस्टिफिएबल नहीं बनाया गया। खैर, ये बात की बात है दोस्तों। आगे आते हैं, जो 4 इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं जिन्होंने इसके जो एक टशल था इसको सेटल्ड किया, और वो ये हैं कि चंपकी दोरीराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 एंड मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। फर्स्ट कन्फ्लिक्ट जो अराइज हुआ ये था कि चंपका दोरीराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट हैं सैक्रोसेंट हैं, दे आर सुप्रीम, बट द पार्लियामेंट हैज़ exactly power under constitutional amendment provision that कि parliament can amend the fundamental right, और इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में फर्स्ट, फोर्थ और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, जिसके तहत बहुत सारे डीपीएफपी प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट किया गया जो कि इन कंट्रावेंशन ऑफ दी स्पेसिफिकली द फंडामेंटल राइट 14, 19 और आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 तक एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था। और आप जानते हैं कि देश की आज़ादी के बाद जमींदारी प्रथा और एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी के तहत बहुत सारा कन्फ्लिक्ट डीपीएफपी और फंडामेंटल राइट के एस्पेक्ट में हो रहा था दोस्तों। तो इस केस के बाद 1967 का केस गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एक बहुत डिटरमाइनिंग फैक्टर था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बड़ा ही यू टर्न लेते हुए स्पेसिफाइड कर दिया इस जजमेंट में कि दी फंडामेंटल राइट आर सैक्रोसेंट एंड दे आर नॉट अमेंडेड। Even the parliament under their amending power, constitutional amendment power cannot amend any of the fundamental right।
और इसी जजमेंट से एग्रीड होके आपके हमारे पार्लियामेंट ने 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 लाया, जिसमें 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सीधे कहता है कि पार्लियामेंट के पास वो सारा सुप्रीम पावर है, इट कैन एब्रीज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। और दूसरे एस्पेक्ट में वो आर्टिकल 31C को लेके आया, जिसमें 2 पार्ट था, जहाँ पे आर्टिकल 39B और 39C के इम्प्लीमेंटेशंस की बात थी, तो आर्टिकल 14, 19 और 31 को सेकेंडेड किया जाएगा। यानी यहाँ पे DPSP वर्सेस फंडामेंटल राइट में DPSP अगर 930 कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर 39B और 39C के सोशलिस्टिक कंटेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई पॉलिसी लाती है, अगर वो फंडामेंटल राइट 14, 19 और 31 के कंट्रावेंशन में है तो वो नल एंड वाइड नहीं होंगे। यानी यहाँ पे फंडामेंटल राइट जो है DPSP को सेकेंड कर जाएगी, यानी DPSP की सुपरमेसी सेटल डाउन होगी। और दूसरा वर्जन ये था गवर्नमेंट का कि एनी लॉ डिक्लेयरिंग एनी सच गोल कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये जुडिशियल रिव्यू का जो पावर था वो उसको पूरी तरह से खा रही थी ये अमेंडमेंट। तो इसी एस्पेक्ट में केशवानंद भारती केस 1973 आया दोस्तों, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी आर एक्सेप्टिंग द पार्लियामेंट पावर अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट की पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट देयर इज वन roadblock, there is one constraint, the basic structure doctrine. Anything that comes under the basic structure doctrine, anything that resembles the basic structure aspect of the Constitution of India, it cannot be amended by Parliament. It means that though the Parliament has the power to amend, but it cannot amend anything that is in contravention of the basic structure doctrine दोस्तों। तो यहाँ से और ये एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर सेटल्ड में वर्जन में सुप्रीम कोर्ट ने जो 24th के बाद जो एग्जैक्टली पूरी तरह से सुपरमेसी DPSP की स्टेब्लिश कर रहा था उसको नल एंड वाइड घोषित किया, और 31C के सेकेंड वर्जन को, जिसमें जुडिशियल रिव्यू की पावर को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट कैन नॉट बी अमेंडेड, तो उसको भी नल एंड वाइड घोषित कर दिया। अब केशवानंद भारती जजमेंट के बाद ये एस्पेक्ट आया। फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया, जिसमें ये कहा गया कि not only 39B and 39C, any of the DPSP, if there comes, it can seconded the fundamental right in the article 14 and 19। और इन पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी को सेटल्ड आउट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो मिनर्मा बिल केस आया वो फाइनल जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, और इसने सेटल्ड वर्जन कर दिया इंटायर डिस्प्यूट बिटवीन ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुपरमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट इन DPSP। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिकली कहा these fundamental right in DPSP are like the two wheels of the chariot, and there cannot be anything like that which one is superior and which one is not superior. Both the wheels are very important for the chariot, and this fundamental right in DPSP togetherly constitute the bedrock on which the Constitution of India rests. तो इस bedrock को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, and harmonious relation between the fundamental right in DPSP is the basic structure of the Indian Constitution, and it can also be not obstructed. और मोर ओवर जो सेटल्ड प्रिंसिपल वर्जन आया वो ये आया, और यही इन चीज़ों को करते हुए कोर्ट ने कहा कि एग्जैक्टली फंडामेंटल राइट को और हमेशा सुपीरियर टू द DPSP है, और जब भी 39B और 39C के प्रारूपों को स्टैब्लिश सोशलिस्टिक नाम को स्टैब्लिश करने की बात आएगी तो आर्टिकल 14 और 19 जो है वो सेकेंडेट हो जाएंगे टू दी DPSP when it is to aim to implement the 39B and 39C। तो अब इन 4 केस लाज के बाद मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में एक सेटल्ड वर्जन यही है कि वी टॉक अबाउट द हार्मोनी बिटवीन DPSP एंड फंडामेंटल राइट। हम बात करते हैं कि ये 2 पहिए हैं कैरियर के। अब आप मानिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इस जजमेंट में ये 2 पहिए हैं DPSP और फंडामेंटल राइट कैरियर के, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के कैरियर के, तो किसी एक को आप इंफीरियर सुपीरियर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो इट इज़ ऑल शुड बी एम्ड फॉर वेलफेयर एंड फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंटायर इंडियंस। तो इन सारी बातों के साथ आपके बीच में अब मिनर्वा मिल केस 1980 के जजमेंट के बाद एक सेटल्ड वर्जन है इस कन्फ्लिक्ट का। आशा करते हैं कि आने वाली सरकारें समय आते ही DPSP को भी जस्टिसिएबल कर दें, और ये तमाम तरह की चीज़ें जो हैं फंडामेंटल राइट और DPSP इनका एक्सक्यूशन ऐसा हो जाए कि ये जो जिस उद्देश्य परम उद्देश्य के लिए हैं वो निस्तारित हो, और हम भारत के लोग जो ओरिजिनल सोर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वो अपने इंडिया में खुश रहें और नए भारत के निर्माण के प्रति अग्रसर रहें। इन्हीं सारी बातों के साथ वॉइस फॉर न्यू इंडिया अजीत कुमार सिंह आप सभी को करता है सलाम। भरपूर गर्मी है दोस्तों, लेकिन आपके बीच ANG लॉ एसोसिएट का जज्बा जिंदाबाद है।
न्यायिक जागरूकता के साथ सशक्त समाज का निर्माण और पूज्य पिता श्री ठाकुर शिवाजी सिंह की स्मृति में सेवा समर्पित।